हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास, और कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विक्रमादित्य उदय सिंह बनवीर के बारे में। आज पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, प्रतापी शासक महाराणा प्रताप। वैसे तो हमने छोटी क्लासों से पढ़ते ही आए हैं महाराणा प्रताप के बारे में, फिर भी आज महाराणा प्रताप के बारे में एक बार और दोबारा महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान देते हैं। क्या पढ़ने लायक बातें हैं, क्या नहीं है। कुछ बातें जो हमें छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है, कहानी के तौर पे पढ़ाई जाती है, उन बातों पे भी ध्यान देंगे कि वो वास्तव में तो कहानी ही है, कोई वास्तविक तथ्य नहीं है। वास्तविक तथ्य पे ध्यान देते हुए एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो पढ़ेंगे। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं। महाराणा प्रताप के अंदर काफी अच्छी अच्छी बातें हैं। महाराणा प्रताप हमें कुछ सीख भी देता है, महाराणा प्रताप से हमें कुछ सीख मिलती है, वो सीख पढ़ेंगे। क्या सीख है? तो क्लास प्रारंभ करने से पहले एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट हो जाए। चलते हैं हम एक लंबे सफर के लिए, चलते हैं हम एक लंबे सफर के लिए, मैं तेरा और तू मेरा बनकर, मैं तेरा और तू मेरा बनकर। सफर स्टार्ट करेंगे, लंबे सफर पे चलेंगे, लेकिन जो साथी है हमारा वो हम बनाने वाले हैं हमारी पाठ्य सामग्री को, और किसी को साथी नहीं बनाना है। अगर और साथी बन गया तो वो रास्ते में छोड़ देगा। क्या कर देगा? छोड़ देगा, है ना। मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया ना, फिर वो वाली बात हो जाती है। लेकिन वो नहीं करना है, पुस्तकों को साथ लेके चलना है, पाठ्य सामग्री को साथ लेके चलना है। ये कभी साथ रास्ते के बीच में नहीं छोड़ती है। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की बात करें, इनका जो टाइम पीरियड है वो मिलता है जी 1572 से 1597 ईस्वी तक, 1597 ईस्वी तक, लगभग 25 वर्ष का शासनकाल है महाराणा प्रताप का। वो पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की माता का नाम देखें तो जयवंताबाई सोनगरा थी, अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा जो है वो पाली के थे। साथ साथ पिता ही देख लेते हैं, पहले पढ़ते आए हैं उदय सिंह। उदय सिंह ही पिता होगा, मैंने आपको बताया था। उदय सिंह अपने पुत्र के जन्म पे उदयपुर शहर की स्थापना करता है 1559 के अंदर। अमर सिंह के जन्म पे, वो अमर सिंह जो है वो महाराणा प्रताप का पुत्र है, तो उदय सिंह का पुत्र हुआ जी महाराणा प्रताप। माता है जी जयवंताबाई। सोनगरा, ये अखेराज सोनगरा की पुत्री है जी। अखेराज सोनगरा की पुत्री है, ये अखेराज सोनगरा पाली का है। अब बात करें, थोड़ा सा माता पे ध्यान देते हैं। जब उदय सिंह को पन्ना धाई लेके आती है कुंभलगढ़ के किले में, और फिर इसे बूंदी की सहायता से राजा बनाया जाता है, स्वयंवर वाले आते हैं, तो बूंदी वालों ने एक बात फिर की, मान लिया ये उदय सिंह है, हमारा दो हिता है, लेकिन अब उदय सिंह से शादी कौन करेगा। फिर ये अखेराज जो सोनगरा था ये भी वहां पे आया हुआ था। अखेराज सोनगरा कहता है उदय सिंह से शादी जो करेंगे वो हम कर देंगे हमारी पुत्री के साथ। तब जयवंताबाई सोनगरा का विवाह फिक्स हो जाता है। फिर उदयपुर के उदय सिंह के साथ शादी होती है, और बाद में महाराणा प्रताप होता है। कौन होता है? महाराणा प्रताप होता है। अब यहां तक आगे ये पढ़ लिया। अब देखते हैं एक बात और, कल मैंने आपको बताया उदय सिंह अपने दासी के चक्कर में आके
महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाता है, बल्कि दासी के पुत्र जगमाल को राजा बना देता है। किसको बना देता है जी? जगमाल को राजा बना देता है। अब जगमाल राजा बन गया, कौन बन गया? जगमाल राजा बन गया। राजा जगमाल है, लेकिन महाराणा प्रताप कैसे बना वो पढ़ेंगे आगे कुछ ही समय में। अब बात करें महाराणा प्रताप के जन्म तिथि की। जन्म तिथि की बात करें, जन्म तिथि क्या है जी? महाराणा प्रताप की जन्म तिथि, महाराणा प्रताप की जन्म तिथि 9 मई 1540 मिलती है। 1540 मिलती है। ये तो मिलती है जी जो वर्तमान कैलेंडर चलता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अनुसार। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, मम्मी वाला कैलेंडर अलग है और हमारे वाला कैलेंडर जो है वो अलग है। मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार एक तारीख और मिलती है। वर्तमान समय में हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कुछ लोग 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग 9 मई के बाद में एक तिथि और आती है और उसको बधाई देते हैं। फिर हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है 9 मई को हुआ था, लेकिन आज 9 मई नहीं है, फिर महाराणा प्रताप जयंती कैसे मनाई जा रही है? इस बात पे ध्यान दे तो ये अपना जो मम्मी वाला कैलेंडर है उसकी एक तारीख मिलती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जी जन्म होता है। अब जन्म के साथ साथ जन्म स्थान भी देख ली तो जन्म स्थान आता है जी कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कुंभलगढ़ पैलेस में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। बोर्न ऑफ पैलेस, कुंभलगढ़ पैलेस। इतनी इंग्लिश नहीं आती है, फिर अंदर विचारे कर लेते हैं ना। बागड़ी के ज्यादा ज्ञाता है, बागड़ी में कुछ भी ठोक देते हैं। हिंदी भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, फिर भी साथ साथ चलता रहता है। ये पढ़ लिया जी जन्म स्थान कुंभलगढ़। और बात करें महाराणा प्रताप का एक नाम और मिलता है, और वो आजकल वर्तमान समय में प्रश्न के अंदर भी पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम मैंने आपको बताया था, हमारे बचपन के नाम कुछ और होते हैं और बाद में जब स्कूल में चले जाते हैं फिर नाम बदल जाता है। घर वाले कुछ और कहते हैं, स्कूल वाले कुछ और कहते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का जी बचपन का नाम है किका। अब इस किका पे बात करते हैं। वास्तविक में ये किका नहीं, किका कोई नाम नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो छोटा बच्चा है उन छोटे बच्चों को किका ही कहते हैं, है ना, किका कहते हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न बन गया महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या है जी? कीका है। प्रश्न पूछते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था जब रामदेव जी पढ़ रहे थे, उनके लिए हमें याद करना पड़ता है, उनकी देन है, वो मानते हैं। मानता कौन है जी? RPSC। इसने मान लिया बचपन का नाम क्या है? कीका। कीका पे मान लेते हैं जी, पढ़ते हैं, किताबों में लिखा है, प्रश्न आते हैं, पढ़ना पड़ता है। फिर एक उदाहरण और दूं मैं, पंजाब के अंदर अक्सर रहता होता है। पंजाब में जब छोटा बच्चा होता है तो उसे उसके वास्तविक नाम से नहीं कुछ और नाम से बताते हैं, और वो जो नाम होता है वो सारे छोटे बच्चों का नाम एक सा होता है, एक समान होता है। सारे छोटे बच्चे उनको एक ही नाम से पुकारते हैं। पंजाब वाले छोटे बच्चे को कहते हैं काका, और छोटी जो बच्ची है उसको कहते हैं काकी। और अपने क्या कहते हैं? काका होता है अपने बाप का भाई काका, और बाप के भाई की लुगाई काकी, छोटा भाई बाप का काका। लेकिन इधर क्या है? अलग पढ़ना पड़ रहा है। पंजाब में काका होता है छोटा बच्चा, काकी होती है छोटी। फिर अपने बात कर ले, अपने क्षेत्रों में भी होता है ना, गिग्गू गिगली। गिग्गो छोटे बच्चे को कहते हैं गिग्गू, और छोटी बच्ची को कहते हैं गिगली। लेकिन अब अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि जो महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम है वो किका ही है। छाप दिया किताब में, RPSC ने मान लिया तो मान लिया। अब मानना हमें भी पड़ेगा, क्या नाम है? किका। आगे बढ़ते हैं, महाराणा प्रताप की रानी की बात करें। रानी,
रानी थी इनकी कौन? रानी का नाम क्या था जी? रानी का नाम था जी अजबदे पंवार। क्या नाम था? अजबदे पंवार। अजबदे पंवार। वैसे तो बहुत रानियां थी महाराणा प्रताप की, लेकिन ये जो रानी है ये मुख्य रानी है, प्रिय रानी है। अजबदे पंवार याद रखना पड़ेगा। जगमाल की बात करें तो जगमाल अभी अभी पढ़ते हैं, अभी जगमाल पढ़ते हैं। राज तिलक होता है जी महाराणा प्रताप का। पहली बार राज तिलक होता है, फर्स्ट बार राज तिलक, पहली बार राज तिलक होता है जी गोगुंडा के शमशान घाट में, मोक्ष घाट में महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है। कहां पे? गोगुंडा में। और मैंने आपको बताया था मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक राजा कौन बनाएंगे? सुलुम्बर वाले। सुलुम्बर वाले। यहाँ पे जो सुलुम्बर का व्यक्ति था वो था जी इस समय कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास है चुंडावत। कौन था जी? कृष्णदास है चुंडावत। अब गोगुंडा में राज तिलक होता है, मोक्ष घाट पे होता है, मृत्यु स्थल होता है, शमशान घाट बोलते हैं, वहां पे होता है। होता कैसे? ऐसा कहा जाता है अगर कोई राजा मरता है तो उसके अंतिम यात्रा होती है, अंतिम संस्कार होता है, उसमें बाकी सारे पुत्र जाएंगे लेकिन वो पुत्र नहीं जाएगा जिसको आगे राजपद मिलता है। लेकिन महाराणा प्रताप गोगुंडा के शमशान घाट में सब यात्रा के अंदर गए थे, अंतिम संस्कार किया था, पिंड दान दिया था, कंधा दिया था, सारी की सारी प्रक्रिया महाराणा प्रताप करते हैं अपने पिता उदय सिंह की। फिर राजा महाराणा प्रताप को कैसे बनाया ये बात करती है। बूंदी वाले आए थे, बूंदी वाले आए थे, महाराणा प्रताप के ननिहाल वाले थे। उन्हों में से किसी ने एक बात उठा दी। मान सिंह सोनगरा था जिसने यह कहा कि वास्तव में आप बताओ राजा बनने लायक कौन है? बाहर से आक्रमण हो रहे हैं, उदय सिंह के जो पुत्र हैं उनमें से जो शक्तिशाली पुत्र है राजा बनाना चाहिए उसे, लेकिन उदय सिंह अपनी रानी के प्रभाव में आके राजा बना जाते हैं जो शक्तिशाली नहीं है, नाम का राजा बनता है जगमाल। जगमाल को राजा बना देता है उदय सिंह और महाराणा प्रताप उसकी शव यात्रा में मोक्ष धाम में होता है। फिर क्या हुआ? मान सिंह सोनगरा ने बात उठाई, ननिहाल वाला था ये, ननिहाल के पक्ष से था महाराणा प्रताप की। इसने आवाज उठाई, फिर इसने पूछा सुलुम्बर वालों से, सुलुम्बर का कृष्णदास कुंडावत उसी स्थान पे था। पूछता है कृष्णदास से, क्या कृष्णदास जी आप जगमाल से सहमत है? लेकिन इस कृष्णदास कुंडावत ने भी क्या जवाब दिया कि मैं जगमाल से सहमत नहीं हूं, वास्तविक में राजा बनना चाहिए महाराणा प्रताप। कौन बने? महाराणा प्रताप बने, जगमाल राजा नहीं बने। सुलुम्बर वालों के पास अधिकार है, सुलुम्बर वालों से नहीं पूछा गया कि जगमाल को राजा बनाना है, उदय सिंह ने खुद ही समय ही राजा बना दी। अब सुलुम्बर के कृष्णदास चुनावत विपक्ष है, महाराणा प्रताप को राजा बनाना चाहते हैं। उसी मोक्ष घाट शमशान घाट मातृभूमि जो थी वहीं पे महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया। गोगुंडा का जो शमशान घाट था वहां पे कृष्णदास चुनावत पहली बार राज तिलक कर देते हैं, लेकिन राज तिलक होने के बाद महाराणा प्रताप राजा बन गया। सारे के सारे महल में पहुंचते हैं, राजधानी में पहुंचते हैं, इस जगमाल को कहते हैं हमने तो राजा माना है, राजा जो माना है वो माना है जी महाराणा प्रताप को, अब तू हमारा राजा नहीं है। जगमाल इस बात से नाराज हो जाता है, नाराज होके ये अकबर के पास चला जाता है, अकबर की शरण में, अकबर के पास चला जाता है। अकबर ने इसे जाते ही जहाजपुर की जागीर दे दी जी, जहाजपुर की जागीर दे दी और कुछ समय बाद में इसने आधा सिरोही दे दिया, आधा सिरोही दे दिया जी जगमाल को। जब हम सिरोही पढ़ेंगे तो मैं आपको ये और बताऊंगा जगमाल के बाद में
क्या हुआ, किस कारण सिरोही दिया, जगमाल ने सिरोही में क्या किया, वो बात आगे पड़े। लेकिन अब जी महाराणा प्रताप राजा बन गया। पहली बार राज तिलक होता है गोगुंडा में, सुलुम्बर के कृष्णदास जो है राज तिलक करते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप वापस आता है, वापस आके कहता है राज तिलक तो हो गया, राजा बना दिया, लेकिन वो वास्तविक जो विधि नियम से राज तिलक होता है वो वाला राज तिलक नहीं है, दोबारा राज तिलक करेंगे। यह तो हुआ गोगुंडा में। फिर महाराणा प्रताप आते हैं कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में आते हैं जी, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में आते हैं। फिर सेकंड बार जो राज तिलक होता है वो होता है जी राज तिलक अच्छे तरीके वाला, विधिवत रूप से चमन चमन डिस्को डांसर बुलाया जाता है, किसी नाचने वाली को बुलाया जाए, फिर नाचने वाली आती है और डांस दिखाया जाता है। महाराणा प्रताप खुश होते हैं, उपहार देते हैं। लेकिन इस राज तिलक के अंदर जो दूसरी बार राज तिलक होता है, राज तिलक होता है जी, पहला राज तिलक इसकी तारीख मिलती है 28 फरवरी 1572, क्योंकि उदय सिंह इसी दिन मरता है, होली का दिन होता है, इसी दिन पहला राज तिलक होता है। इसके बाद में जो दूसरा विधिवत रूप से राज तिलक होता है वो होता है कुंभलगढ़ के अंदर। अब और कहानी पड़ती है, इस कुंभलगढ़ में जो राज तिलक होता है इसके अंदर आसपास के राजा बुलाता है महाराणा प्रताप। हम देखते हैं हमारे देश के 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे, तो हमारे जो आसपास के देश है उनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में आए थे। और वर्तमान समय में हमारे मंत्री भी विदेशी मंत्रियों की शपथ समारोह होती है तब जाते हैं। अब राजा बन रहा है, राज तिलक हो रहा है, उसी समय भी ये प्रथा थी कि दूसरे क्षेत्र का राजा राज तिलक में आता है। मारवाड़ का राजा था जी, मारवाड़ का राजा था चंद्रसेन, राव चंद्रसेन राजा था, इसे बुलाया जाता है। ये राव चंद्रसेन आता है, चमन चमन डिस्को पार्टी सब लेता है, पैंट शैंट सब लेता है। लेकिन बाद में सारी पार्टी खत्म होने के बाद महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन आपस में बैठते हैं। राव चंद्रसेन से महाराणा प्रताप अकबर से जो घटना घटती है वो सारी की सारी जानकारी लेता है। अकबर कैसा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, ये राव चंद्रसेन जो है महाराणा प्रताप को सारी की सारी जानकारी देके जाता है अकबर की। अब पढ़ते हैं आगे, तो ये देख लेना। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक शासन काल रहता है। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई सोनगरा की पुत्री थी, पाली के थे। जन्म तिथि मिलती है 9 मई 1540 और मम्मी वाले कैलेंडर के अनुसार मिलती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। बचपन का नाम मिलता है टीका। इसके बाद जन्म स्थान की बात करें, कुंभलगढ़ में जन्म होता है। रानी का नाम था अजब पवार। और बात करें कुंभलगढ़ में दूसरी बार राज तिलक होता है, लेकिन पहली बार जो राज तिलक होता है 28 फरवरी 1572 होली के दिन गोगुंडा के अंदर होता है। ये बात है। कृष्णदास चुनार जो थे सुलुम्बर के थे, उन्होंने महाराणा प्रताप का राज तिलक किया था। अब इससे आगे बढ़ती है, आगे की क्या घटना है। महाराणा प्रताप राजा बन गया। अकबर को पता चलता है महाराणा प्रताप अभी नया नया ताजा ताजा राजा बना है। अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने कुछ दूत भेजता है। अकबर के दूत आते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, 4 दूत आते हैं जी अकबर की समझाने इसलिए आते हैं कि तू महाराणा प्रताप जो है अकबर के साथ संधि कर ले, और जो महाराणा प्रताप और अकबर मिलजुल के राज करे, इसलिए आता है कि आक्रमण। अकबर का वास्तविक में उद्देश्य था कि वो महाराणा प्रताप से संधि करके मेवाड़ पे अधिकार करना चाहता था। अकबर ये चाहता है महाराणा प्रताप संधि कर लेगा तो मेरा मनसबदार बन जाएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसा इसको करना पड़ेगा। लेकिन अकबर स्वीकार नहीं करता है। इस अकबर ने 4 दूत भेजे। पहला दूत आता है जी राजा बनते ही 1572 में दूत आता है जलाल खां। जलाल खां कोरची नाम का दूत आता है 1572 में, कोरची। ये आता है महाराणा प्रताप के पास। महाराणा प्रताप मिलता है
समझाया जाता है महाराणा प्रताप को, अकबर ने मुझे भेजा है आपके राज तिलक के उपहार के लिए, उपहार भेजा है। क्या भेजा है? गुलदस्ता भेजा है। रामा श्यामा करते हैं, दोनों बैठते हैं, चाय पानी नाश्ता। जल्लाल ठाकुर तिरस्कृत कहता है अकबर ने एक बात और कही है आपको समझाने के लिए। अब महाराणा प्रताप कहता है बता कोर्ची क्या बात है? कोर्ची कहता है अकबर ने भेजा है कि मैं आपको समझाऊं और आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। महाराणा प्रताप इनकार कर देता है। अभी ताजा ताजा राजा बनी है, ऐसे डर के किसी की अधीनता स्वीकार करेगी तो आगे कैसे पार पड़ेगी? इस जलाल खां को साफ साफ चिट्टा चिट्टा जवाब दे देता है, नहीं करेंगे जी अधीनता स्वीकार, नहीं करेंगे। ये जलाल खां कोर्ची जाके अकबर को बताता है कि महाराणा प्रताप ने साफ साफ चिट्टा चिट्टा जवाब दिया है कि वो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। फिर महाराणा अकबर सोचता है कि वो हिंदू धर्म का है, हिंदू है, मैंने किसी और धर्म का बंदा भेजा, नहीं माना। क्यों न युवा राजा है, युवा बंदे को भेजे और हिंदू बंदा भेजे तब माने। अकबर के दरबार में हिंदू था मान सिंह, मान सिंह था, ये जयपुर का था, जयपुर उस समय आमेर था तो आमेर का था जी, आमेर कछुआ वंश का था। मान सिंह को भेजते हैं जून महीना 1573, एक साल बाद में 1573 में भेजा गया इसे। मान सिंह आता है, पहले संदेश भेज दिया जाता है, सारी व्यवस्था कर दी जाती है, खाने की व्यवस्था कर दी जाती है, शाम का खाना होता है मान सिंह का प्रताप के यहाँ पे, उदय सागर के पाल पे, उदय सागर है, उदय सागर के पाल पे सारी व्यवस्था की जाती है। मान सिंह आएगा, खाना खिलाएंगे, बात करेंगे, क्या बात करने आया है। जैसे ही मान सिंह आता है, अकबर महाराणा प्रताप सोचता है उधर से राजकुमार आ रहा है। मान सिंह राजकुमार था, मान सिंह राजकुमार आ रहा है तो अपने भी राजकुमार ही भेजते हैं राजकुमार से बात करने के लिए। अमर सिंह को भेजा जाता है, महाराणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह, इसे भेजा जाता है मान सिंह से बात करने के लिए। अब अमर सिंह जो है ना, ये थोड़ा उस समय का और वर्तमान समय में आप बहुत छोटा टाबर है, तो ये अमर सिंह थोड़ा बहुत छोटा था उस समय का। महाराणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह, थोड़ा मेंटली हरकतें कर लेता था। अमर सिंह मान सिंह से बात करने के लिए मान सिंह उदय सागर के पाल पे पहले पहुंच जाता है, लेकिन अमर सिंह जो है वो मान सिंह को इंतजार करा के फिर पहुंचता है। कुछ समय मान सिंह उदय सागर के पाल पे अमर सिंह का इंतजार करता है। वास्तव में तो वो महाराणा प्रताप का इंतजार कर रहा था कि महाराणा प्रताप राजा आएगा, राजा से मैं बात करूंगा, लेकिन राजा नहीं आता है और राजकुमार आता है अमर सिंह। एक तो राजकुमार आया है, ऊपर से लेट आया है। इस राजकुमार अमर सिंह को देख के मान सिंह को गुस्सा आ जाता है, मान सिंह को गुस्सा आ जाता है। मान सिंह आते ही पूछता है अरे तेरा पापा क्यों नहीं आया? महाराणा प्रताप कहाँ है? बात तो उससे करने आया था। अमर सिंह कहता है पापा ने मुझे भेजा है। क्या बात? अब वो पापा के थोड़ा पेट में सर में दर्द है। अच्छा हाँ, बात तो बनी नहीं। गुस्सा आ रखा है मान सिंह को। मान सिंह ये कह के चल थोड़े पांव लेता है, उठाता है, वो डिनर वगैरह जो खाने की प्लेटें थी उन सबको घुमा देता है, गिरा देता है नीचे, खिंडा देता है, व्यस्त कर देता है सारा सिस्टम। खाना जो अच्छे अच्छे पकवान बने थे उस समय के वो सारे खिंडा दिए। मान सिंह गुस्से होकर चलता है, वो चलता चलता कहता है महाराणा अमर सिंह को तेरे पापा को बोल देना जो पेट दर्द है, सर दर्द है, वो मैं युद्ध के मैदान में सीख लूंगा, मैं सेना लेके आ रहा हूँ, बोल देना तेरे बाबू। अमर सिंह तो जैसे दो पांव आगे पटकता है, अमर सिंह पूछता है अरे अंकल रुको तो, क्या बात हुई? अमर सिंह कहता है वो क्या कह रही थी तुम, दोबारा बोलना क्या बोले? मान सिंह कहता है वो तेरे पापा का जो पेट दर्द और सिर दर्द है ना, वो मैं युद्ध के मैदान में सीखूंगा, जाके बोल देना मैं सेना लेके आ रहा हूँ, वहीं पे बात करेंगे, सही कर दूंगा सब कुछ, टेंशन मत ले, बात करता हूँ मैं युद्ध के मैदान में। अब वो फिर आगे दो चार पांव पटकता है, फिर अमर सिंह पीछे से कहता है अरे अंकल रुको एक बात और सुनो, क्या ऐसे भागे जा रहे हो, पहले मेरी तो बात सुनो। मान क्या है? अमर सिंह कहता वो तुम पापा का सर दर्द पेट दर्द युद्ध के मैदान में सीख रहे थे, और साथ में से ना फूफा जी को लेके आना। मान सिंह की बुआ जी थी ना, उनका विवाह हो रखा था अकबर के साथ में, तो अमर सिंह कहता है वो साथ में फूफा जी को साथ लेके आना।
दोनों मिलके सही करना, फिर देखिए कौन किसका सही करता है। और मान सिंह को और गुस्सा आता है, मान सिंह फिर एक दो पाव आगे पटकता है, अमर सिंह पीछे फिर आवाज लगाता है, अरे अंकल एक बात और। मैंने क्या है, क्या कहना चाहता है, बार बार ऐसे रोक रोक के बात है जो एक बार में खत्म। अमर सिंह कहता है लास्ट बात सुनो का वो हमारी सोजत है ना, सोजत का वो पाली में पड़ता है का, क्या जाते हुए इधर से चले जाना वहां पे। तो वो सुना नहीं आपने सोजत की पाली, सोजत पाली की जो मेहंदी फेमस है, मशहूर है, सुना है, फिर मैं क्या करूं, अरे वो जाते बुआ जी के लिए लेके जाना, बुआ जी को दे देना, मेहंदी लगा लेगी बुआ जी। अरे मान सिंह इतना गुस्सा आ गया, मान सिंह जाता है, जाते ही अकबर कहता है मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं, आप तो मेरे को सेना दो, ये वो ऐसे वैसे। मान सिंह है जून माह में आता है, जून में आपको पता है राजस्थान में किस तरह की सर्दी पड़ती है ना, रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है रात को। सर्दी तो क्या ही पड़ती है, सर्दी तो सर्दी में नहीं पड़ती, लेकिन जो अपने बोल ही देते हैं कि ये भयंकर सर्दी पड़ रही है कि पूछो ही मत, हम तो कपड़ों से बाहर हो रखे हैं, कूलर के आगे बैठे हैं ना। और रिश्तेदार फोन कर ले जी क्या हाल चाल है, क्या जी सर्दी पड़ रही है, कूलर के आगे बैठे हैं, वो वाली बात है। जून माह में इतनी सर्दी पड़ रही है आपको पता है। मान सिंह का वो भेजा गर्म हो गया पूरी तरीके से, गुस्सा हुआ जाता है अकबर अपने मान सिंह के पास वालों साथ वालों को कहता है लेके जाओ ठंडा पानी पूरी पिलाओ, इसका भेजा ठंडा करो। गुस्से गुस्से में हमेशा बदान बदता ही है, घटता नहीं है, समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है कम नहीं होती है। तो वो वाली बात है, फिर मान सिंह को ले जाया जाता है, थोड़ा पानी पुनी पिला के सेट किया जाता है। फिर मान अकबर सोचता है कि मैंने युवा राजकुमार भेजा, उधर से महाराणा प्रताप ने भी राजकुमार भेजा, क्यों ना मैं अच्छे बुजुर्ग आदमी को भेजूं जिसकी महाराणा प्रताप बात मानेगा। इसके बाद में अकबर ने भेजा इस मान सिंह का पिता भगवंत दास, किसको भेजा जी, भगवंत दास को भेजा। भगवंत दास जाता है, ये भी जी जाता है 1573 के अंदर जाता है, सितंबर माह होता है, सितंबर में जाता है 1573 में। अब भगवंत दास जाता है तो भगवंत दास से महाराणा प्रताप स्वयं मिलने आता है। भगवंत दास कहता है महाराणा प्रताप जी ये क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो आप, समझते नहीं, आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, हमें देख लो, हमने कर ही रखा है राज्य, हमारे उधर आमेर के अंदर शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई बाहरी आक्रमण नहीं होता है, होता है तो अकबर की सेना साथ जाती है, युद्ध लड़ती है, सहायता करती है, सारा व्यवस्था अच्छे तरीके से। अब महाराणा प्रताप कहता है भगवंत दास जी आप तो मेरी बात सुनो, जब हमने खानवा का युद्ध लड़ा था मेरे दादा परदादा ने तो आपका वंशज पृथ्वीराज आमेर से हमारे झंडे के नीचे लड़ा था, इन्हीं मुगलों के पक्ष में लड़ा था, लेकिन आज आप इनके झंडे के नीचे हो गए हो, मैं स्वीकार नहीं करने वाला अधीनता। महाराणा प्रताप भगवंत दास को इतने तक कह देता है कि आप अपना झंडा अलग कर लो, आप अकबर के खिलाफ युद्ध कर लो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ सकता हूं, लेकिन महाराणा प्रताप कहता है मैं अकबर के झंडे के नीचे नहीं आ सकता। और भगवंत दास भी कहता है जैसी तेरे दादा ने मूर्खता की है उससे ज्यादा तुम कर रहा है, तेरे दादा ने भी देख ले क्या किया था और क्या हुआ, वैसे ही तुम कर रहा है, तेरे साथ भी वैसा ही होने वाला है। महाराणा प्रताप कहता है जो होगा देखा जाएगा, आप तो मेरी चिंता छोड़ो अपने आप की देखो। इस भगवंत दास को भी साफ साफ चिट्टा चिट्टा जवाब दे दिया जाता है महाराणा प्रताप के द्वारा। फिर एक सेना और आती है, एक बंदा और आता है, टोडरमल को भेजा जाता है। टोडरमल आता है जी दिसंबर के अंदर, अंतिम महीने में 1573 में, दिसंबर 1573 में आते हैं। पहला एक व्यक्ति 72 में आता है, बाकी के बाकी तीनों के तीनों आते हैं जी 1573 के अंदर। टोडरमल आता है, टोडरमल महाराणा प्रताप को समझ जाता है तेरे पास है ही क्या, इतना भाव खा रहा है, पैसा नहीं है, सैनिक नहीं है, ये है वो है, ऐसे वैसे समझाता है, लेकिन महाराणा प्रताप कौन सा समझने वाला है, जिसने पहले 3 व्यक्तियों को साफ साफ चिट्टा चिट्टा जवाब दे दिया उसने चौथे को भी साफ साफ चिट्टा जवाब दिया। टोडरमल जाते हुए कहता है तेरे पास धन नहीं है, तेरे पास सैनिक नहीं है, तू युद्ध में हार जाएगा, तू अच्छे तरीके से युद्ध में मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन टोडरमल को फिर भी जवाब दे दिया जाता है, टोडरमल को महाराणा प्रताप ही तय कह देता है कि ये राजस्थान की धरती है, मेवाड़ की धरती है, कोई ना कोई भामाशाह मिल ही जाएगा, चंदा देने वाला कोई ना कोई तो आएगा जो अपने आप आके चंदा दे के जाएगा और हम युद्ध लड़ेंगे।
महाराणा प्रताप ऐसे जवाब दे देता है इस टोडरमल को। ये टोडरमल जाके अकबर को बताता है और अकबर समझ जाता है कि अब जो अंतिम प्रक्रिया है वो युद्ध ही है, युद्ध ही करना पड़ेगा। इसके बाद में युद्ध होता है और युद्ध होता है जी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर युद्ध होता है। 1576 के अंदर युद्ध होता है। 2 तारीख मिलती है 18 जून 1576 और कुछ कवि जो मानते हैं वो मानते हैं जी 21 जून 1576। अब पढ़ते हैं इसके बाद में युद्ध होता है जी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध तारीख मैंने आपको बताई 18 जून 1576। 18 जून 1576, लेकिन इसकी एक तारीख और मिलती है, वो मिलती है जी 21 जून 1576। कुछ कवि मानते हैं 21 जून और कुछ मानते हैं 18 जून। तो ये दोनों की दोनों तारीख याद रखनी है। हल्दी घाटी युद्ध याद रखना है। अब बात आई हल्दी घाटी है कहाँ पे? ये है जी राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी राजसमंद में। युद्ध किस किस के बीच में होना है? एक साइड में तो है जी महाराणा प्रताप और दूसरी साइड में अकबर। कौन है? अकबर। इधर महाराणा प्रताप और उसकी सेना आती है, इधर अकबर नहीं आता बल्कि इसके 2 सेनापति आते हैं। पहला सेनापति मान सिंह जो जून माह में आता है 1573 में गुस्सा होकर चला जाता। अकबर ने दिमाग लगाया कि मान सिंह को जो गुस्सा था वो सही समय निकालने का अब ही समय है। मान सिंह को सेना दे दी है। मान सिंह जाएगा युद्ध करेगा, ये खतरनाक तरीके से लड़ेगा। अगर नहीं लड़ा नुकसान भी होता है तो ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, अपना कोई नुकसान नहीं है। हिंदू आपस में लड़ेंगे, हम देखेंगे। मान सिंह आता है आमेर का और इस युद्ध के अंदर मान सिंह पहली बार स्वतंत्र सेनापति बन के आता है। पहली बार है स्वतंत्र स्वतंत्र सेनापति बन के आता है। सेनापति बन के आता है, स्वतंत्र सेनापति पहली बार बन के आता है। लेकिन इस मान सिंह के साथ में एक और आता है सेनापति, उसका नाम है जी आसफ खां। आसफ खां नाम का सेनापति और आता है। ये 2 आते हैं। इधर महाराणा प्रताप की बात करें, इनके साथ आता है ग्वालियर का एक बंदा है। ग्वालियर का बंदा है रामशाह तोमर। रामशाह तोमर, ये रामशाह तोमर आता है लेकिन इसके 3 पुत्र और साथ में आते हैं, शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। इस रामशाह तोमर के साथ में आते हैं, इसके 3 पुत्र आते हैं। कुल मिला के ग्वालियर से 4 व्यक्ति आए। इसके बाद में सुलुम्बर की बात करी तो मैंने बताया था जब चुंडा पड़ा था राणा चुंडा, तो उसमें बताया था किसी भी युद्ध के अंदर सुलुम्बर के जो चुंडावत होंगे वो हरावल पंक्ति में होंगे। तो इनका तो नेतृत्व है ही, कर्तव्य है। कृष्णदास चुंडावत बात की थी अपनी, कृष्णदास चुंडावत होता है साथ में, कृष्णदास चुंडावत होता है। और बात करी अफगान की बात करें, अफगान वाले भी मेवाड़ के साथ में थे। तो अफगान का बंदा आता है हाकिम का सूरी। अफगान का बंदा आता है हाकिम खां सूर और ये धीरे धीरे सूरी बन गई। वास्तव में सूर थी, हाकिम का सूर आता है। फिर आती है भील। भील जनजाति के लोग भी महाराणा प्रताप की सहायता करते हैं। तो भील आती है और भील में जो मुखिया था, भीलों का जो मुखिया था जिसके नेतृत्व में भील सेना आई थी वो है जी पुंजा भील। पुंजा भील के नेतृत्व में सेना आती है। अब ये 2 व्यक्ति हैं जो सेना लेके आते हैं, लेकिन इनके साथ में अकबर का एक दरबारी कवि और आता है। वो भी कहता है इस युद्ध में मैं भी जाऊंगा और युद्ध देखूंगा। अकबर पूछता है आपका क्या काम? लोग भी समझाते हैं जो साथ में रहते हैं, बदायूं जी आप क्या करोगे?
आपका काम तो कलम चलाना है, वहां पे तलवारें चलेगी, कटार बजेगी, आपके तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आएगा। बदायूं नहीं आता है, कभी बदायूं नहीं आता है। बदायूं नहीं फिर जवाब देता है कि मेरा मकसद ये है, और वहां पे हिंदू सेना कटेगी और मैं हिंदू सेना को मारूंगा, और उस हिंदू सेना के खून से मैं अपनी जो दाढ़ी है उसे रंगना चाहता हूं, उसे लाल करना चाहता हूं। ये मकसद था बदायूंनी का। और बदायूंनी एक बुक है बदायूंनी की, मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख बुक है, उसमें इस युद्ध का वर्णन है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन अभी युद्ध पड़ती है आगे। इधर से ग्वालियर से रामशाह तोमर आता है, मानस सिंह आमेर से आता है, आसफ खां आता है, सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत आती है, भेल पुंजा आता है, अफगान से हाकिम का सूरी आता है। युद्ध होता है, हल्दी घाटी में युद्ध होता है। हल्दी घाटी एक दर्रा है, यह दर्रा है गोगुंदा पहाड़ी व खमनोर पहाड़ी के बीच का क्षेत्र है हल्दी घाटी। गोगुंदा व कमनौर की पहाड़ी का बीच के क्षेत्र का दर्रा है जो है हल्दी घाटी। यहाँ पे युद्ध होता है, एक साइड में प्रताप की सेना रुकती है, एक साइड में मान सिंह की सेना रुकती है। इस प्रताप के जहां पे सेना रुकती है, जहां पे कैंप लगाती है, वो स्थान है लोसिंग। लोसिंग, ये जो मान सिंह की सेना रुकती है वो स्थान है मोलेला। कौन सा स्थान है? मोलेला। मोलेला में कैंप लगाती है मान सिंह की सेना, और महाराणा प्रताप की सेना जो कैंप लगाती है वो लोसिंग में लगाती है। अब दोनों अलग अलग क्षेत्र पे बैठी है। युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध के अंदर क्या होता है वो पढ़ती है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े पे है, मान सिंह हाथी पे बैठा है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े का नाम है जी चेतक, सभी को याद है ये चेतक। मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पे बैठा है, हाथी का नाम है मान सिंह का मर्दाना। मर्दाना हाथी पे बैठा है मान सिंह। युद्ध होता है, सैनिक लड़ते हैं आपस के अंदर। महाराणा प्रताप क्या करता है, अपने घोड़े को इशारा करता है, और घोड़ा इतना समझदार था, उसने सीधा मान सिंह के नजदीक आके आक्रमण किया। इस घोड़े ने अपने जो आगे के पांव है वो इस मर्दाना हाथी के सूंड पे, मुख पे लगा दिए थे, सर पे लगा दिए थे, और महाराणा प्रताप अपना भाला मारता है। लेकिन मान सिंह जैसे तैसे करके, जो हाथी के ऊपर बैठने की व्यवस्था होती है उसके पास में एक होद बनाया होता है कि अगर आक्रमण होता है, राजा घायल हो जाए या राजा चोटिल हो जाए तो उस होद के अंदर घुस जाए। महाराणा महाराणा प्रताप भाला मारते हैं, मान सिंह जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है, उस होद के अंदर घुस जाता है। जैसे ही चेतक अपने पांव वापस नीचे करता है, मान सिंह इतना तेज था, तेज तराक आदमी था, इसने अपने हाथी के सूंड पे तलवार कटार लगा रखी थी। जैसे ही चेतक ने अपने पांव वापस नीचे लिए, उस हाथी ने अपना सूंड हटाया और चेतक के दोनों के आगे के पांव कट जाते हैं, चोटिल हो जाता है चेतक। महाराणा प्रताप देखता है कि ये जो चेतक है ये अच्छे तरीके से युद्ध में मूव नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो महाराणा प्रताप ने युद्ध के मैदान से चेतक को बाहर निकाला। चेतक को बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पे लेके जाते हैं। अब सेना के अंदर अफवाह फैल गई, महाराणा प्रताप की सेना में अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप राजा जो है वो बाहर चला गया। लेकिन एक बात और थी, ऐसा कहा जाता है जब मेवाड़ की सेना युद्ध लड़ती है, युद्ध में राजा मारा जाता है या किसी कारणवश युद्ध का मैदान छोड़ के चला जाता है, तो झाला जो है, झाला लोग हुए जो राज चिन्ह धारण करेंगे, इसमें भी एक झाला राज चिन्ह धारण करता है। जो झाला है वो झाला विद्या है, झाला विद्या राज चिन्ह धारण करता है, इसे झाला मान सिंह भी कहा जाता है, याद रखना। ये झाला विद्या राज चिन्ह धारण करके युद्ध लड़ता है। लेकिन तब तक इतनी अफवाह फैल गई थी, सेना बिछड़ गई थी, किन गई, फिर भी विद्या ने अपना जो जोश था वो कायम रखा और मान सिंह की सेना का पीछे करते रहे। लेकिन जब महाराणा प्रताप चेतक को बाहर निकालता है तो ये अकबर की जो सेनापति सेना है, इन्होंने अकबर का पीछा किया, लेकिन ये गोगुंदा के पास जाके अपनी सेना को रोक लेते हैं, विश्राम करते हैं। और बदायूं ने कहता है कि जब हम गोगुंदा में रुके तो हमें इतना डर था
कि महाराणा प्रताप की सेना के हम पर आक्रमण न करे और हमें मार न दे, नुकसान न पहुंचे। तो बदायूं कहता है कि हम गोगुंदा के पास जब रुके तो हमने अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें प्रकोटा बनवाया था, लेकिन फिर भी जो भील सैनिक थे वो हम पे दिन में व रात में आक्रमण करते रहते थे, उनका कोई पता नहीं चलता था वो कब आक्रमण कर दे। तब हमने अपने चारों ओर प्रकोटा बनवाया, बड़ी दीवार बनवाई। अब बदायूनी की बात करती है, यह उस बुक में लिखता है, मुंतखब उत तवारीख में लिखता है कि पहली बार तो महाराणा प्रताप की सेना ने जैसे ही आक्रमण किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मान सिंह की सेना आगे भाग रही थी, महाराणा प्रताप की सेना पीछे भाग रही थी। मैंने आसफ खां को कहा, आसफ खां आप मुझे बताएं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसकी सेना कहां भाग रही है। आसफ खां कहता है बदायूनी को, आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, आपका मन करे उस पे तीर छोड़ो, चाहे मान सिंह वाला मरे चाहे प्रताप सिंह वाला मरे, मरने तो दोनों तरफ हिंदू है और आपका मकसद हिंदू को मार के दाढ़ी रंगना है, आपकी तो दाढ़ी रंगी जाएगी। बदायूनी फिर कहता है, खतरनाक जून का महीना था, एक बार तो हमारी सेना ने अपने पांव उठा दिए थे, लेकिन फिर हारने की जब पूरी उम्मीद बन गई कि हम हारेंगे, फिर हमारी सेना के अंदर एक सैनिक निकलता है। उस सैनिक ने अकबर बादशाह के आने की झूठी अफवाह फैला दी कि ऐसे भागो मत, अकबर समय आ रहा है युद्ध लड़ने के लिए। तो सेना ने अपने कुछ पांव दबाए, फिर वापस सामना किया युद्ध का। जो सैनिक अफवाह फैलाता है उसका नाम मिलता है मिहत्तर खां। मिहत्तर खां नाम का सैनिक है जो अकबर के आने की झूठी सूचना फैलाता है कि अकबर समय युद्ध करने के लिए आ रहा है, आप ऐसे मत भागो। बदायूनी ये कहता है और कहता है कि महाराणा प्रताप के 3000 सैनिक थे, हमारे 5000 सैनिक थे, लेकिन एक बार तो उन 3000 सैनिकों ने हमारे 5000 सैनिकों का थल्ला हिला दिया था, थल्ला हालग्यो। राजा जो है राजस्थान का है, दही बाटिया खाया महाराणा प्रताप ने, खतरनाक सेना है। मिहत्तर खां ने अफवाह उड़ा दी, वापस रुकी सेना। अब बात करती है इससे आगे। महाराणा प्रताप चेतक को युद्ध के मैदान से बाहर लेके जाता है, चेतक का उपचार इलाज वगैरह करवाया जाता है, लेकिन चेतक नहीं बचता है, चेतक खत्म हो जाता है और चेतक की जो छतरी मिलती है बलीचा स्थान पर, बलीचा के अंदर छतरी मिलती है चेतक की, और चेतक इतना प्रचलित हुआ कि चेतक के नाम पे गाड़ी आने लगी, बाइक आने लगी चेतक के नाम पे। जैसा चेतक दौड़ता है, जैसा चेतक समझदार है, वैसा ही एक हमारे वाले इंजीनियरों ने एक गाड़ी निकाल दी, बाइक निकाल दी चेतक। और वर्तमान समय में राजस्थान पुलिस की जो बोलेरो गाड़ी होती है, राजस्थान पुलिस की गाड़ी होती है, उसे भी चेतक ही कहते हैं। जो चेतक जो है उसका नाम आज भी याद है। और आगे बात करें और क्या होता है इस घटना में, पढ़ते हैं। बदायूनी अपनी बुक, उसी बुक के अंदर तवारीख में लिखता है, मुंतखब तवारीख में लिखता है, जब मान सिंह और आसफ खां हम वापस गए अकबर के दरबार में, तो अकबर ने मान सिंह आसफ खां से पूछा, आओ मेरे बहादुरों क्या संदेश लाए हो। और मान सिंह नीचे गर्दन झुका के कहता है, संदेश तो अच्छा नहीं लाए हैं। अकबर कहता है क्या हुआ, महाराणा प्रताप को युद्ध में हराया। मान सिंह कहता है नहीं हराया। फिर पूछता है तो क्या हुआ, महाराणा प्रताप को पकड़ के ले आए। मान सिंह फिर जवाब देता है नहीं पकड़ के लाए, तो मूर्खो यहाँ क्या लेने आए हो। फिर अकबर एक बार और पूछता है, चलो एक और पूछा जाता है। अकबर कहता है क्या महाराणा प्रताप को मार के आए हो, और मान सिंह फिर कहता है मार के भी नहीं आए। फिर अकबर कहता है तुम क्या सोच के आए हो कि अकबर खुश होगा और तुम्हें इनाम देगा, ये कहते ही नहीं होने वाला है। अकबर तो तुम्हें अब नजरबंद करेगा। क्या करेगा, नजरबंद करेगा। अकबर ने इस मान सिंह और आसफ खां को नजरबंद कर दिया था कि इन दोनों को कहा आज के बाद तुम मुझे कभी शक्ल मत दिखाना और मेरे बिना परमिशन के मेरे दरबार में मत आना।
तो ये दोनों के दोनों उसके बाद में नजरबंद हो जाती हैं। ये बात कहता है बदायूं ने अपनी बुक मुंतखब तवारीख के अंदर। और हम पढ़ते हैं कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गया था। अकबर जीता तो जीता कैसे? अगर कोई जीतता है तो अपने सेनापतियों को नजरबंद थोड़ी करता है, लेकिन ऐसी बातें कही जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध में नैतिकता के रूप से देखें तो महाराणा प्रताप जीतता है, लेकिन अकबर नहीं जीतता है। इसके बाद में और बात करते हैं इस हल्दी घाटी के युद्ध के, और बहुत रोचक कहानियां हैं वो पढ़ते हैं। इस हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम भी मिलते हैं। इस हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम भी मिलते हैं, उन अन्य नाम की चर्चा करते हैं। इस हल्दी घाटी के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? इस हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने लिखता है कि यह वास्तव में गोगुंडा का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है बदायूं ने लिखता है मुंतखब तवारीख के अंदर कि ये जो युद्ध है गोगुंडा का युद्ध है, गोगुंडा का युद्ध है। फिर अकबर का ही एक कवि और है अबुल फजल। अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध लिखता है। अबुल फजल है, अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध लिखता है। बैटल ऑफ है खमनोर, खमनोर का युद्ध। एक इतिहासकार और हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड यूरोप के हैं, तो ये उधर यूरोप वालों से तुलना करेंगे। कर्नल जेम्स टॉड इसे कर्नल जेम्स टॉड कर्नल जेम्स टॉड इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहती हैं। मेवाड़ की थर्मोपोली, कर्नल जेम्स टॉड इस युद्ध को कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली। फिर एक इतिहासकार और हुए हैं, उन्होंने इस युद्ध को एक और नाम दिया है आदर्शीलाल, आदर्शीलाल श्रीवास्तव। आदर्शीलाल श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति है। इसने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा है। पास में क्षेत्र शाह बादशाह बाग का, बादशाह बाग का युद्ध कहता है आदर्शीलाल श्रीवास्तव। ये इसके नाम मिलते हैं। अब हल्दी घाटी की बात करें, वर्तमान किताबों में ऐसा मिलता है कि इस युद्ध के अंदर महिलाओं ने युद्ध लड़ा था और उन महिलाओं के हाथों पे हल्दी मेहंदी लगी हुई थी, हल्दी लगी हुई थी, इसलिए इसका नाम रख दिया जी हल्दी घाटी। लेकिन ये हल्दी घाटी की बात करें, गोगुंडा व खमनोर के जो बीच का दर्रा है, उस मिट्टी का जो रंग था वो पीला रंग था। पीला रंग था। पीला रंग ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे हल्दी है वैसा रंग है, इसलिए इस घाटी को हल्दी घाटी कहने लगे। हल्दी घाटी के साथ में रंग की बात आई तो मैं आपको और बता देता हूँ। बीकानेर का जो किला है इसे राती घाटी कहते हैं, क्योंकि राती होता है, राता रंग होता है, राता होता है लाल, लाल रंग को राता कहते हैं, इसीलिए बीकानेर को कहते हैं राती घाटी। और हल्दी घाटी का पीला रंग होने के कारण इसे कहते हैं हल्दी घाटी। लेकिन फिर भी ये आजकल वर्तमान में छाप दिया कि इस युद्ध के अंदर महिलाओं ने युद्ध लड़ा था, लेकिन सारा युद्ध पढ़ लिया हमने, एक महिला की कोई बात नहीं की। जितने लड़े सारे पुरुष लड़े। ग्वालियर से राम सिंह तोमर आता है, वो भी पुरुष लेके आता है। कुंजा भील आता है, वो भील पुरुष लेके आता है। कृष्णदास चुंडावत आता है, वो भी पुरुष लेके आता है। हाकिम खां सूर आता है, वो भी पुरुष लेके आता है। भवानी सिंह आता है, शाली वाहन आता है, पृथ्वी सिंह आता है, प्रताप सिंह आता है। ये सारे के सारे पुरुष है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं हल्दी घाटी युद्ध में महिलाओं ने युद्ध लड़ा था। लेकिन यह गलत तथ्य है, इसे याद नहीं रखना। याद रखने वाली जो बात है वो मैंने अभी आपको समझाई है। याद रखने वाली बात मैंने आपको समझाई। अपने एक हाथी पढ़ा था मान सिंह का मर्दाना, लेकिन इस युद्ध में और भी हाथी थे, और भी हाथी थे, वो भी पढ़ लेते हैं। महाराणा प्रताप के तरफ से जो हाथी थे उनकी बात करते हैं, मान सिंह के हाथी की बात करते हैं। एक हाथी हमने पढ़ा मर्दाना हाथी। इधर पढ़ते हैं, इधर हाथी था जी, एक हाथी था लूणा।
कौन सा हाथी? लूणा। और एक हाथी था राम प्रसाद, राम प्रसाद लूणा। राम प्रसाद ने इस मर्दाना हाथी का सामना किया था, इस मर्दाना के लिए लेके आए थे राम प्रसाद हाथी को, और इस लूणा को लेके आए थे गजमुक्ता, गजमुक्ता हाथी के लिए। हाथी से हाथी लड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। घोड़े से घोड़ा लड़ता है, पैदल वाला सैनिक पैदल वाले से लड़ता है। तो इन हाथियों को आपस में इसलिए लेके आए थे। लेकिन इस राम प्रसाद हाथी को युद्ध के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है मान सिंह की सेना द्वारा, और इस हाथी को अकबर के पास ले जाया जाता है, और अकबर इस राम प्रसाद हाथी का नाम बदलता है। अकबर कहता है ये हाथी हमें पीर की कृपा से मिला है, तो आज से इसका नाम होगा पीर प्रसाद, पीर प्रसाद हाथी। इस पीर प्रसाद हाथी के लिए यह कहा जाता है ये इतना समझदार हाथी था कि ये अपने मालिक को पहचानता था, मालिक का दिया हुआ ही खाता था। अकबर ने इसे अपने पास तो रखा, लेकिन अकबर इसे कुछ खिला नहीं पाया, इसने खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और ऐसी बात भी मिलती है कि बाद में अकबर ने इस पीर प्रसाद हाथी को वापस लौटा दिया था, इस पीर प्रसाद हाथी को वापस लौटा दिया था। लेकिन ये जो बातें हैं ये हमें किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलती है। और आगे बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध की, और क्या कहानी है इस युद्ध का। आंखों देखा वर्णन होता है बदायूनी की बुक के अंदर। बदायूनी के पुस्तक मैंने आपको बताई मुंतखब है, मुंतखब है उत तवारीख। इसमें बदायूनी कहता है मैंने हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। तो इसको भी याद रखना है। और बात करें इस युद्ध के बाद में अकबर एक बार समय खुद आता है युद्ध करने, 1576 के अंदर आता है, लास्ट में 1576 के अंतिम समय में अकबर समय आता है युद्ध के लिए। अब अकबर समय को क्या जरूरत पड़ गई कि जब हल्दी घाटी युद्ध में हम ये पढ़ती है कि अकबर जीत गया था, तो अकबर किस लिए युद्ध करने आया। इससे भी हमें ये पता चलता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में वास्तव में अकबर नहीं जीता था, लेकिन जो लिखने वाला था वो इनका ही कवि था, और इसने ये लिखा जो अपने राजा के फेवर में लिखा, तो ये अपने राजा की ही बड़ाई करेगा, राजा की ही पक्ष में लिखेगा। तब इस हिंदू इसने हिंदुओं का नाम है नहीं लिया, उनको नीचा दिखाया और अपने राजा को थोड़ा ऊपर दिखाया। लेकिन अकबर समय आता है, अकबर समय भी कुछ हासिल नहीं कर पाता, लेकिन अकबर ने उदयपुर पे कब्जा कर लिया था। महाराणा प्रताप अकबर के हाथ नहीं आता है, लेकिन अकबर उदयपुर पे कब्जा कर लेता है। उदयपुर पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, और इस उदयपुर का नाम बदल देता है, नाम बदल के कर देता है मोहम्मदाबाद। इस उदयपुर का नाम बदल के कर देता है मोहम्मदाबाद, और इसके बाद में अकबर है और कुछ नहीं कर पाता है, अकबर वापस चला जाता है। ये जी कहानी है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में। एक युद्ध और पढ़ लिया, अकबर आता है 1576 के अंतिम में, लेकिन इसे कुछ सफलता नहीं मिलती। सफलता जो मिलती है वो उदयपुर मिलता है, उदयपुर का नाम बदल कर देता है मोहम्मदाबाद। इसके बाद में और पढ़ते हैं आगे क्या होता है। अन्य नाम पढ़ लिए, बीच में थर्मोपोली आया था। थर्मोपोली की मैं आपको एक अलग से 5-10 मिनट की वीडियो बना के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा कि मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी के युद्ध को किस लिए कहा। अभी महाराणा प्रताप पूरा करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि क्लास ज्यादा बड़ी न हो। ये पढ़ लिया 1576 तक हमने। इसके बाद में अकबर अपना एक सेनापति और भेजता है, वो आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ युद्ध होता है, कुंभलगढ़ युद्ध होता है, कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। जब वो सैनिक आता है, ये सैनिक आता है
कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। सैनिक का नाम है शाहबाज खां। शाहबाज खां नाम का सेनापति आता है, युद्ध करता है, युद्ध 3 बार करता है, आक्रमण 3 बार करता है, 1577, 1578 और 1579 के अंदर इसने 3 बार आक्रमण किया कुंभलगढ़ दुर्ग पे। लेकिन इससे पहले आज तक कुंभलगढ़ किले को कोई जीत नहीं पाया। लेकिन ये शाहबाज का पहला व्यक्ति है जिसने 3 बार आक्रमण किया और 1 बार कुंभलगढ़ किले पर विजय प्राप्त की, कुंभलगढ़ किले पे कब्जा किया। इस समय कुंभलगढ़ का जो किलेदार था प्रताप, जिसे छोड़ के गया था, वो मिलता है भान सिंह सोनग्रा। भान सिंह सोनग्रा नाम का व्यक्ति था जो कुंभलगढ़ के अंदर था, किलेदार था कुंभलगढ़ का। इसको हराता है और 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ किले पे कब्जा कर लेता है शहबाज खां। 3 अप्रैल 1578 को 3 आक्रमण करता है, लेकिन 1578 में एक आक्रमण में कुंभलगढ़ किला जो है उस पे कब्जा कर लेता है। भान सिंह सोनग्रा यहाँ का किलेदार था। इसके बाद में कुंभलगढ़ के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। अस्थायी राजधानी बनाई आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाता है। यहाँ कुछ समय तक महाराणा प्रताप रहता है। लेकिन इस आवरगढ़ के बाद में महाराणा प्रताप अपने सहायता के लिए ईडर की ओर जाता है कि वहां से मुझे सहायता मिली। अपने ससुराल की तरफ जाता है ईडर कि यहाँ से मुझे कुछ सहायता मिलेगी, ससुराल वाले कुछ सहायता करेंगे। लेकिन ईडर जाते वक्त बीच रास्ते में एक स्थान आता है चोलिया स्थान पे महाराणा प्रताप को भामाशाह नाम का एक व्यक्ति मिलता है। इस भामाशाह ने महाराणा प्रताप से सारी बात पूछी। महाराणा प्रताप सारी घटना बताता है और ये भामाशाह जो है महाराणा प्रताप को दान देते हैं, अत्यधिक दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है भामाशाह ने 25,000 सेना के लिए 12 वर्ष का अनाज, खान पान सब दिया था। 25 लाख नगद सिक्के दिए थे और 20 लाख सोने की अस्त्रियां दी थी, जिनसे 25,000 सेना के लिए खाना, 25 लाख नगद सिक्के दिए और 20,000 सोने की अस्त्रियां दी थी, जिनसे सारी की सारी सेना का खर्चा जो है वो पूरे 12 वर्ष का अच्छे तरीके से उठाया जा सकता है। ये भामाशाह जो थे, इनके साथ में इनका भाई और था ताराचंद। लेकिन भामाशाह को ही याद किया जाता है, ताराचंद को याद नहीं किया जाता। अगर महाराणा प्रताप तारा सिंह का नाम लेते तो आज की जो दानदाताओं की सूची होती है वहां पे लिखा होता ताराचंद दानदाताओं की सूची, लेकिन नाम चलता है भामाशाह का। तो ये ध्यान रखना है, भामाशाह मिले जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की और महाराणा प्रताप ने इनसे चंदा लिया, अपनी सेना तैयार की। इसलिए इस भामाशाह को भी मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक हमीर को भी कहा जाता है, लेकिन भामाशाह को भी कहा जाता है क्योंकि इसने इतनी बड़ी सहायता की है मेवाड़ के राजा की, इसलिए इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इसके बाद में फिर घटना मिलती है शेरपुर की घटना। यह ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ का युद्ध 1577, 78 और 79 में होता है। अकबर का सेनापति आता है शहबाज खां ने कुंभलगढ़ किले पर 3 अप्रैल 1578 को 3 बार आक्रमण में 1 बार विजय हासिल की थी, कब्जा किया था। इसके बाद में प्रताप अस्थायी राजधानी बनाता है आवरगढ़ को और आवरगढ़ से ईडर जाता है सहायता के लिए। तो बीच रास्ते में चुलिया नाम का क्षेत्र आता है जहां पे भामाशाह व ताराचंद 2 भाई मिलते हैं।
जो अपनी सारी की सारी संपत्ति प्रताप को दे देते हैं, प्रताप की सहायता करते हैं। इसलिए मेवाड़ का उदारक भामाशाह को भी कहा जाता है। इसके बाद में एक घटना और है, शेरपुर की घटना वो बढ़ती है। शेरपुर की घटना अकबर अभी तक नहीं माना है। अकबर का मकसद है प्रताप को हराना, प्रताप को हराना। शेरपुर की घटना, शेरपुर की घटना अकबर का फिर एक सेनापति आता है। ये सेनापति तो है ही, साथ में एक कवि है अब्दुल रहीम खान खाना नाम का व्यक्ति 1580 के आसपास आता है। अब्दुल रहीम खान खाना नाम का व्यक्ति 1580 के आसपास आता है महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन ये जो था कवि था, कवि आपको पता है शांत स्वभाव के होते हैं, तालार नहीं चलवाते, कटार नहीं चलाते, ये अपनी मुख से बातों के प्रति युद्ध लड़ते हैं। लेकिन एक तरफ बातें सुनाने वाला और एक तरफ जो है तलवार चलाने वाला। शेरपुर की घटना है, एक समय की बात है, अब्दुल रहीम खान खाना अपने पूरे परिवार के साथ आता है, महिला बच्चे सारे साथ आते हैं, सैनिकों के परिवार साथ आते हैं। इन्होंने शेरपुर में अपना डेरा कैंप लगा रखा था और कुछ समय के बाद में अमर सिंह इन अब्दुल रहीम खान खाना से मिलने के लिए आता है। महाराणा प्रताप का पुत्र आता है। महाराणा प्रताप का पुत्र जैसे ही इन कैंपों के पास आता है, सुबह का समय होता है और अमर सिंह अब्दुल रहीम खान खाना को आवाज लगाता है, अब्दुल जी बाहर आओ, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन उस दिन की जो बात है, अब्दुल रहीम खान खाना और इनके जो साथी पुरुष सैनिक थे वो किसी यात्रा पे गए हुए थे, अपने परिवार व अपने लिए खाने की तलाश में गए हुए थे। सुबह सुबह का समय था, कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसलिए अब्दुल रहीम खान खाना बाहर गए थे अपने कैंप से। कैंप के अंदर जो थी सारी महिलाएं थी, सारी की सारी महिलाएं थी, टोटल महिलाएं थी। महिला बाहर आती है, अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी बाहर आती है, अमर सिंह से बात करती है। अमर सिंह उन्हें कहता है कि मुझे अब्दुल रहीम खान खाना से मिलना है, मैं महिलाओं से कोई बात नहीं करता। लेकिन महिला ने, अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी ने जवाब दिया कि अब्दुल रहीम जी यहाँ पे नहीं है, वो तो यात्रा पे गए हैं। फिर अमर सिंह कहता है किसी और व्यक्ति को भेज दो, बात ही तो करनी है। फिर महिला जवाब देती है, सारे के सारे पुरुष जो है वो अब्दुल रहीम जी के साथ गए हैं। फिर अमर सिंह ने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो मेरे साथ चलो। अब्दुल जी गए पुरुष सैनिकों के साथ और तुम सारी की सारी महिलाएं सहेलियां मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके जाता हूँ। और अमर सिंह उस दिन उन महिलाओं को गिरफ्तार करके ले जाता है। जैसे ही महाराणा प्रताप के पास जाता है, महाराणा प्रताप के पास जाता है, महाराणा प्रताप देखता है अब्दुल रहीम की जो महिलाएं थी उनको लेके आता है अमर सिंह। अमर सिंह से पूछता है, अमर सिंह ये कौन है, किन्हें ले आया और इतनी ज्यादा संख्या में महिला ले आया, क्या बात क्या है। फिर अमर सिंह बताता है, अरे पापा वो उधर अब्दुल रहीम जी के यहाँ गया था, वो तो वहां मिले ली, मैं इन महिलाओं को उठा लिया। और महाराणा प्रताप जोर का एक चपेट लगाते हैं अमर सिंह के और अमर सिंह कहते हैं वापस छोड़ के आ। अमर सिंह जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना को उन महिलाओं को वापस लौटा के आता है और जैसे लेके गया वैसे ही लौटा के आता है, कोई घटना नहीं घटती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का जो राजा है महाराणा प्रताप, वो महिलाओं की हिफाजत करता है, महिलाओं की रक्षा करता है, आदर सम्मान करता है। ये जी है घटना, शेरपुर की घटना। बात करें अब्दुल रहीम खान खाना, इन्हें अकबर पूछता रहता था क्या हुआ अब्दुल जी। अब्दुल वापस जवाब मांगता है, आप ही बताए, मान सिंह आया था उसने क्या किया, आसफ खां आया था उसने क्या किया, 1576 में आप आए थे आपने क्या कटा, बाकी तो टहरी बात। शहबाज खां आया था उसने महाराणा प्रताप को क्या पकड़ा था, नहीं पकड़ा।
तो फिर मैं भी नहीं पकड़ पाया। कोशिश जारी है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं महाराणा प्रताप को पकड़ लूंगा। अकबर भी बेचारा क्या करता, अकबर को भी पता था अपने को भी सफलता हासिल नहीं हुई तो अब्दुल रहीम खान खाना लिखने वाला व्यक्ति क्या पकड़ पाएगा। लेकिन फिर अब्दुल रहीम जी ये चाहते थे किसी प्रकार की कोई लड़ाई न करे, जितने समय यहाँ पे बैठे हैं शांतिपूर्वक गुजारे, बाद में अकबर कहीं और भेज देगा, वहां पे ही शांतिपूर्वक गुजार लेंगे। इसके बाद में अब्दुल रहीम खान खाना को वापस बुला लिया जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर वापस बुला लेता है। शेरपुर की घटना हमने पढ़ ली है। शेरपुर अब्दुल रहीम खान खाना की मैंने कहानी आपको बता दी है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर इसके बाद का थोड़ा सा टॉपिक बचता है वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसी क्लास में लेंगे तो क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है और सारी की सारी घटना आपको एक साथ याद रखने में थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इस क्लास को महाराणा प्रताप को दिवेरपुर घटना, अब्दुल रहीम खान खाना, अमर सिंह की मैंने कहानी बताई, महिलाओं को गिरफ्तार करके ले जाता है, यहां तक ही पढ़ते हैं। कल की घटना पढ़ेंगे, आगे दिवेर का युद्ध पढ़ेंगे, उसके बाद जगन्नाथ कछुआ पढ़ेंगे, फिर दरबारी कवि पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप के निर्माण कार्य पढ़ेंगे और उसके बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मृत्यु कब होती है। और मैं इसके साथ साथ में कल आपको महाराणा प्रताप के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं, जो सारे के सारे राजाओं के अंदर महाराणा प्रताप के अंदर ही लागू होती है और किसी के अंदर लागू नहीं होती है। तो आशा करता हूं साथियों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे द्रोणा पीसीएस पे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास समय के साथ लेते रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।